हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज आपके मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगी कि हमारी जो मैथ की क्लास थी उसमें आपके 3 चैप्टर बचे थे, ठीक है ना। तो 3 चैप्टर के बाद हम जो कराएंगे आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, जो पिछले साल पूछे गए थे करीब 3 साल के, वो चीज़ हम आपको भी हल कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बीच में मैथ की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराता रहूँगा वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। तो आज से क्या है, आपकी जो मैकेनिक्स की क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। मैकेनिक्स की जो वीडियो है अब आज से रेगुलर आने लगेंगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पहला चैप्टर था आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का, वो हम पहले ही गिर चुके थे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। वहां पर अप्लाइड मैकेनिक्स का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बल विश्लेषण, और इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्स एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स एनालिसिस है क्या। तो मैं आपको डिफाइन करूँ फोर्स एनालिसिस, वो होता क्या है। जैसे कि किसी पिंड पर बहुत सारे बल को जोड़ने, ठीक है, और या उन्हें दिशाओं को तोड़ने में, उनकी जो दिशाएं हैं बलों की, उनको तोड़ने या विघटन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, फोर्स एनालिसिस, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, किसी वस्तु या पिंड पर, कोई पिंड है उस पर लगने वाले बलों को, जो भी बल लग रहे हैं सभी बल, 1 2 3 4 या 5, ठीक है, को जोड़ने, ठीक है, उन सभी बलों को क्या करना है, जोड़ना, तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने, ठीक है, या उन्हें क्या कह रहा है वो, निश्चित कोई सी भी दिशा में तोड़ने या विघटन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, फोर्स एनालिसिस कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बल का निकाय, ठीक है, सिस्टम और फोर्सेस। सिस्टम और फोर्सेस क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये होता है कि बलों के विभिन्न समूह को, ठीक है। जैसा कि आपका कोई एक पिंड है, ठीक, जैसे सपोज ये आपका कोई पिंड है, ठीक है, यहाँ पर जितने सारे जो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और एक यहाँ भीतर लग रहा है, ठीक है, इनका एक समूह होता है, ठीक है। बलों का विभिन्न समूह को क्या कहते हैं, एक पूरा एक ये क्या बन जाएगा, आपका सिस्टम बन जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं, ठीक। अब इसके प्रकारों की बात करते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशंस करना है वो कैसे करना है, ठीक है। तो मैं बात करूं यहाँ के बल निकाय की फोर्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉप्लेनर फोर्सेस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समतलीय बल निकाय, ओके। दूसरा है नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, असमतलीय बल निकाय, ठीक। ये परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, समतलीय बल निकाय और असमतलीय बल निकाय को परिभाषित करो, ठीक है ना। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं हर साल। अब देखो यहाँ पर देखो, बहुत सारे इनके भी प्रकार हैं, ठीक, ये आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं समतल की। एक समतल होता है, एक असमतलीय, इनके दो प्रकार हो गए, ठीक है ना। अब समतलीय बल निकाय के ये प्रकार हैं। ये क्या है, कॉप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, समतलीय संगामी बल निकाय, ओके, ये हो गया। अब देखो ये सभी समतलीय के हैं, ये कॉप्लेनर, ये भी कॉप्लेनर, ये भी कॉप्लेनर। तो यहाँ बात करते हैं, दूसरा है, पहला हो गया नॉन ये कॉन्कुरेंट, और दूसरा है नॉन कॉन्कुरेंट, ठीक। तीसरा है पैरेलल फोर्सेस, ठीक। चौथा है कॉलिनियर, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सररेखीय। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, नॉन कॉप्लेनर फोर्स किसके भी प्रकार होंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रकार होगा, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, नॉन कॉप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, एक पैरेलल के रूप में होता है, दूसरा होता है संगामी, ठीक, तीसरा असंगामी, ओके। अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं कि समतलीय बल निकाय क्या होता है, असमतलीय बल निकाय क्या होता है, ओके। और देखो यहाँ पर ये एक ही तल में होते हैं ये, और ये होते हैं विभिन्न तलों में, ठीक। ये एक तलों में, ये विभिन्न तलों में, जो सिस्टम इसमें होगा वही इन्हें इनमें भी होगा, ओके। तो यहाँ पर हम एक का ही अध्याय करने वाले हैं, ओके। सिलेबस में भी आपका एक कह दिया है, और दूसरे का आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तल में होते हैं, ये दो विभिन्न तलों में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्कस करेंगे समतलीय बल निकाय। ये होता क्या है, समतलीय बल निकाय की जो बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं, उसे समतलीय बल निकाय कहते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का हम एक दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है, ये इस प्रकार से आपका एक डायग्राम है, ठीक, ये आप बना सकते हैं। ये कह रहा है जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही समतल में होती है, क्या कह रहा है, सभी बलों की,
क्रिया रेखा एक ही समतल में होती हैं उसे समतलीय बल निकाय कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम मान लेते हैं F1 बल, ठीक है, और ये आपका हो गया F2 बल, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया F2 बल, ये हो गया F3 बल, ठीक, ये F4, ठीक है ना। इस प्रकार से ये एक ही तल में है तो हम इसे बोलेंगे समतलीय बल निकाय। ओके, बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। जैसा कि यहाँ पर था दूसरा पॉइंट, ये था इसका ही बी पार्ट, समतलीय संगामी बल निकाय। ओके, तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो संगामी बल में क्या होता है, इस निकाय के बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलती हैं और वह एक ही समतल में होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अच्छे से डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखो डायग्राम, ये, ठीक, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ अच्छे से साफ करके बनाता हूँ, ठीक, ये इस प्रकार का डायग्राम है आपको कोई, ओके, ये डायग्राम है, ठीक, ये इस प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि F1 बल इधर की ओर है, ठीक है ना, और आपका जो F2 बल है ये इधर दिशा में लग रहा है, और F3 जो है ये इधर दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो इस निकाय के बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलती है, वह एक ही समतल में होती है। तो इस समतल तो एक है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम और भी बल इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर ये जाकर मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर एक पॉइंट ये बन गया, ठीक है ना। अब जैसा कि दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर एक बल यहाँ पर ये लग रहा है, ठीक, और यहाँ पर एक बल ये लग रहा है, ठीक, एक बल यहाँ पर इधर, तो ये क्या है, एक ही बिंदु पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये संगामी बल निकाय है। ओके, यहाँ पर डिस्कस करेंगे असंगामी बल निकाय। ओके, तो ये क्या होता है, इन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती है, लेकिन यहाँ पर सभी जो क्रिया रेखाएं होती है एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। और संगामी में क्या होता था, एक ही बिंदु पर मिलती थी सभी क्रिया रेखाएं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया रेखाएं जो है आपकी बल की वो एक पॉइंट पर नहीं मिलती हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है ये वाला बल, ठीक, F1, ये F3, ये F4, ये F2, ठीक है, ये एक बिंदु पर नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की जो निकाय होगा आपका वो असंगामी बल निकाय होगा। और नेक्स्ट है समांतर बल निकाय। इसमें क्या होता है, जिन बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, जस्ट लाइक कि आपको मैं डायग्राम बनाता हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्रिया रेखा है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो आप उसको बोल सकते हैं समांतर बल निकाय। ओके, अब देखो संरेखीय बल निकाय, ठीक, इसका डी पार्ट। तो इसको क्या कहते हैं, जब किसी निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही रेखा के साथ, ठीक है, ये कह रहा है एक ही रेखा के साथ कार्य करती हैं, तो इस बल निकाय को संरेखीय बल निकाय कहते हैं। सभी जो जितने भी बल हैं क्रिया रेखा एक ही रेखा के साथ कार्य करते हैं। जैसे कि आप एक ये रेखा है, इसके साथ सभी बल कार्य कर रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे संरेखीय बल निकाय। ओके, नेक्स्ट है असमतलीय बल निकाय। तो ये क्या होता है, एक ही समतल में लगे ना होकर, ठीक है, पिछले जो बल थे असमतलीय बल निकाय में क्या होता था, एक ही समतल में लगे होते थे सभी बल निकाय। यहाँ पर ये एक समतल में नहीं होंगे, ये विभिन्न विभिन्न तलों में होते हैं। तो उसको ही जो विभिन्न विभिन्न तलों में होते हैं, जो वहाँ पर बल की जो क्रिया रेखाएं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है कि बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न तलों में होती है, तो उसे असमतलीय बल निकाय कहते हैं। ओके, समझ में आया। अब बाकी की जो भी इनके तीन पार्ट हैं वो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, सेम है, बस यहाँ पर विभिन्न विभिन्न तलों में ये होंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिजल्टेंट फोर्स। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, ठीक है, और ये इसी से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। ओके, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इन सभी थ्योरी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस आपको मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, सॉल्यूशन कर कर। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं परिणामी बल होता क्या है। यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर एक पी बल है, ठीक, ये क्यू बल है, ठीक है, ये आप मान सकते हो दो बल, तो इनके बीच ये जो होगा रिजल्टेंट जो आएगा निकल कर ये आर होगा। ये कह रहा है किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर, एक बल ये हो गया, एक ये, तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़, इन दोनों के जोड़ के एक
एक बल आर, ठीक है, परिणामी बल कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है साम्य अवस्था या साम्यक बल। इसको बोलते हैं साम्य अवस्था को इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या होती है, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि वे एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दें, मतलब निरस्त कर दें, तो ऐसे बल निकाय को साम्यावस्था में कहा जाता है। ठीक, साम्यावस्था भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक होती है स्थैतिक, एक होती है गतिक। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये क्या होती है, स्थिति विज्ञान में जब कोई बल निकाय किसी स्थिर पिंड पर, कोई स्थिर पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि वह गतिशील नहीं होता हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, स्थैतिक साम्यावस्था। ओके, तो बताऊं कि गतिक साम्यावस्था क्या होती है, इसमें क्या होता है। ठीक, ये है आपकी। तो यदि कोई पिंड समान वेग से गतिशील है, तो जब समान वेग से गतिशील होगा जब ही गतिक अवस्था में होगा। ठीक है, सीधी सिंपल बात है। और इस पर कई बल इस प्रकार लगाए जाएं कि पिंड उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील रहे। ठीक है, तो ये सभी बल गतिक साम्यावस्था में होंगे। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियंट फोर्स, साम्यक बल। ये क्या होता है, साम्यक बल किसी पिंड पर लगने वाला एक ऐसा बल है जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में रखता है। ठीक, जैसा कि हमने आपके सामने ये है एक पी बल एक क्यू बल, ये रिजल्टेंट है। ठीक, ये नीचे की ओर जो बल है इसको बोलेंगे हम साम्यक बल, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा से भी क्लियर है, साम्यक बल किसी पिंड पर लगने वाले एक ऐसा बल जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्य, ये बल लग रहे हैं, इससे क्या है, ये जो सभी बल लग रहे हैं नीचे, इससे ये साम्य अवस्था में रखता है। ठीक है, तो ये साम्यक बल होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम। मुक्त पिंड या मुक्त पिंड आरेख क्या होता है, तो किसी पिंड, जैसे कि आप समझ सकते हैं वस्तु, ढांचा या मशीन। ओके, संतुलन संबंधी अध्ययन हेतु जो भी हम उसको इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग करने के संबंधी स्टडी करते हैं, उसके हेतु उस पिंड का अलग स्थान पर एक सरल आरेख बनाते हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम है नीचे ये वाला, ठीक है, और हमने ये दूसरा डायग्राम इसी की हेल्प से बनाया है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो अलग स्थान पर एक सरल आरेख बनाते हैं जिसमें उस पर क्रियाकारी सभी बलों को उनके रेस्पेक्टिव क्रिया बिंदुओं पर तीरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में ये एक बल लग रहा है, ये एक बल, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे, इस प्रकार से तीरों द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। एक बल यहाँ पर लग रहा है, एक यहाँ। यदि बॉडी में एक बल यहाँ पर लग रहा होता तो एक बल हम ऐसे भी दर्शा सकते थे, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें एक विशेष बात है, मुक्त पिंड आरोप जो आरेख है उसमें क्रिया बलों के सभी साधन तथा प्रतिक्रिया बलों के आलम हटाकर उनके द्वारा लगाए गए बलों को ही मुक्त पिंड पर तीरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर साल से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। एक साल नहीं पूछा जाए तो अगली साल पूछ सकता है, मतलब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझना है, और इसी से ही रिलेटेड जो आज इसका एक फॉर्मूला निकलेगा आपका, समांतर जो चतुर्भुज का जो नियम है, इसका एक फॉर्मूले निकलेंगे। ठीक है, उसी की सहायता से आपसे जो इससे ही बेस्ड है वो आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। ठीक है ना, वो भी हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस होता क्या है, ये नियम क्या होता है इसका। तो नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, ये अच्छे से डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तो किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को, देखो यहाँ पर दो संगामी बल है, कौन कौन से हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, एक संगामी बल ये, ठीक है, जिसे मैंने पी से डिनोट किया है। ओके, अब यहाँ पर जो दूसरा है ये एक संगामी बल निकाय है, ठीक है ना, तो हम इसको क्यू से डिनोट किया है यहाँ पर। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से, ठीक है, ये आपका एक कोणीय बिंदु है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो दो आसन भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए, ये हमने व्यक्त कर दिया है। ठीक है ना, दो आसन भुजाएं हैं तो उनका परिणामी, ये आपका एक परिणामी है, रिजल्टेंट। यहाँ पर मैंने आर से डिनोट किया है, दिख रहा है आपको, आर से डिनोट हो रहा है यहाँ पर, समझ में आ गया, क्लियर। अब वो कह रहा है कि
आर से तो हमने डिनोट कर दिया। मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। अब यहाँ पर जो डायगोनल है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त होता है। उसको क्या बोल सकते हैं, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखते हैं यहाँ पर जो आपका एक डायग्राम है ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ये वाला। अभी यहाँ से हमें क्या करना होगा कि फॉर्मूला लाना है निकाल कर। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ओ सी एम से। देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का नियम तो यही है, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है, ये चतुर्भुज है कोई एक। और यहाँ से हमने क्या किया, एक विकर्ण, ये एक हमने लंब डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये हमने एक अलग से त्रिभुज बना दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो कोण है वो थीटा मान लिया है, ठीक है, इनके बीच का, ये इन दोनों के बीच का एल्फा, ये बीटा। ओके, समझ में आया। और ये जो पूरा कोण होगा वो थीटा होगा। इट इज क्लियर। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं त्रिभुज ओसीएम की। ओसीएम कहाँ पर है, इसमें भी हमने पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये जो आपका पी बल लग रहा है वहां पर हमने ए पॉइंट माना है, ये बी पॉइंट क्यू वाले पर, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है उस पर सी पॉइंट, ठीक। ये आपका विकर्ण डायगोनल। ओके, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं ओसीएम से। तो ओ सी एम ये आपका एक त्रिभुज है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर जो कर्ण है ये ओसी ये है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद ओसी का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर लंब है, ठीक है, ओ एम, या आधार है, ठीक है, ये आधार है यहाँ पर। तो ओ एम यहाँ पर इसका आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब, लंब क्या है सी एम, इसका स्क्वायर। अब देखो ओ एम है, ये यहाँ से यहाँ तक दो पार्टों में विभाजित है, एक तो ओ ए प्लस ए एम, ये हमने यहाँ पर किया, और इसका स्क्वायर। अब सी एम है, सी एम का स्क्वायर, ये जो का तो रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको क्या किया है, फॉर्मूले के द्वारा खोल दिया है। जो फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो केवल यहाँ पर खोला है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब इसके बाद ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये ओ, और यहाँ पर होगा ए एम का स्क्वायर, और ये होगा सी एम का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमने समीकरण हमने फर्स्ट बना ली। ओके, क्लियर। इसके बाद हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। ये कौन है यहाँ पर, एक सी ए एम, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सी ए एम कौन है, कौन ये वाला, ठीक है, सी ए एम ये कौन है आपका। अब यहाँ से हम कुछ कौन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकालते हैं पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, यही होता है। तो उसमें क्या है, आपका आधार है ए एम, ठीक है, आधार यही है ए एम। और यहाँ पर जो आपका कर्ण है वो है ए सी। देखो यहाँ पर कैसे है, देखो डायग्राम ये रहा आपके, आधार क्या है यहाँ पर ये ए एम, ठीक है, कर्ण क्या है ये, लंब क्या है सी एम। ओके, ध्यान में रख लिया आपने। अब देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कॉस थीटा का मान निकाल लिया। तो यहाँ से हमें जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ ए एम की भी जरूरत पड़ेगी हमें, और हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी सी एम की भी, ठीक है। इसके लिए जो हमने समीकरण फर्स्ट बनाया ना, इसके लिए हमने यहाँ पर मान निकाले दोनों के, ठीक है। ए एम बराबर क्या होगा, यहाँ से ए सी कॉस थीटा, समझ में आ रही होगी कैलकुलेशन, सी एम इजिकल टू ए सी साइन थीटा। ओके, यहाँ से क्लियर। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, इनको रख देंगे इसके स्थान पर, ठीक है ना। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों से क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर कॉमन है, ये बाहर ले लिया, भीतर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी जो का तो सेम रहेगा। अब आप जानते होगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ए सी स्क्वायर, ठीक है, बाकी जो ये है सेम उतार दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये है ओ ए, ठीक है, और ये ए सी और ए सी ओ ए। अब यहाँ पर फिर दोबारा डायग्राम में चलते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो ओ ए ये है, इसको यहाँ पर जो बल लग रहा है ओ ए, ठीक है, एक रेखा है, तो जो बल लग रहा है वो पी से डिनोट है। अब बात करें ओ बी की, तो ओ बी क्या है, क्यू बल लग रहा है। अब जब ये भी है इतना बल, क्यू बल इधर लग रहा है, तो इधर भी क्यू होगा जो फोर्सेस होगा। तो ए सी बराबर क्या होगा, क्यू फोर्सेस। तो उसी के आधार पर यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, इनका मान यहाँ रख दिया। ओ ए बराबर क्या होगा पी, तो स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, इसी प्रकार से ये ए सी बराबर क्यू, तो क्यू स्क्वायर। अब ओ ए बराबर पी और ए सी बराबर क्या है क्यू, और cos थीटा जो का तो रहेगा। ये आपका निकल कर आया है एक फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड आपके
न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे और इसकी जो यहाँ से कुछ और फॉर्मूले निकल कर आए हैं, जैसा कि डिस्कस करें त्रिभुज ओसीएम से। तो यहाँ से हम निकालें टेन अल्फा का मान, क्योंकि वहां पर कोण भी दिया था टेन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में आपने नोट किया होगा, डायग्राम देखो, यहाँ पर ये नोट किया होगा आपने, ये वाला ओ सी एम, ये अल्फा है। अब फिर इसी प्रकार से हम बीटा का भी कोण निकालेंगे, तो ये टेन अल्फा में कोण निकलते हैं, ठीक है। तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर लंब आपका सी एम है, आधार ओ एम है, ठीक है। ओ एम बराबर क्या है, ओ एम पूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो दो पार्ट में थी, ये ए था, ठीक है, ये एम था और ये ओ था, इस प्रकार से था, ठीक है ना। जो आपका चित्र था ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस यहाँ पर ये है, देखो ये है, ठीक है ना, क्लियर। और हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट लिखा है ए एम और ए एम सी, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर क्यू साइन थीटा होगा, ये क्यू साइन थीटा होगा, ठीक है, ये कॉस थीटा होगा। ये कैसे, देखो ये क्यू का मान है, ठीक, और ये है आपका थीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे कि ये है लंब बटे कर्ण, किसका मान होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, तो क्या होगा, क्यू साइन थीटा आएगा, ओके, क्योंकि सी एम निकलेगा तो क्यू साइन थीटा आ जाएगा। तो आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आसानी से कर देंगे। अब इसके बाद जब आपका ये आ गया है, तो ओ ए का जो मान है आपका पी है, ओ ए सी का जो मान है आपका क्या है, क्यू है, कॉस थीटा ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये कौन है, एक बी ओ सी, जिसका कौन है बीटा। तो उसी की सहायता से जब आप निकालोगे, ये आपका एक फॉर्मूला निकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, और मैं आपको जब क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से आए हैं ये फॉर्मूले, इतना आपको क्योंकि आपके सिलेबस में ये पूछा नहीं जाता है पूरा ये डेरिवेशंस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए ये डेरिवेशन, यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ तक करके आओगे तो फुल मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन दोनों के आपको फॉर्मूले भी लिख कर आना है केवल, ओके। सिद्धि नहीं भी कर कर आओगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनसे ही रिलेटेड आपके कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर, वो सभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और अक्सर वो परीक्षा में पूछे भी गए हैं बोर्ड में, ठीक है ना। वो सभी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, एंड हमारी वीडियो को जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा फोकस करूंगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि आपने थ्योरी आपकी क्लियर होगी, फिर भी मैं थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी से ही आपकी कुछ जो थ्योरी से ही आपके क्या समझ में आएंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कोई स्टूडेंट को थ्योरी क्लियर होगी, किसी की नहीं होगी, तो इसलिए मैं सभी के लिए बताता चल रहा हूँ थ्योरी भी, और जो ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स सभी बच्चों के क्लियर नहीं होंगे। और क्योंकि देखो कॉलेज किसी के चल नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई कॉलेज में टीचर्स बताएं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो इसलिए मेरा जो फोकस रहेगा सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पर रहेगा। एक एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, एक जैसा कि यहाँ पर आपके सामने है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, तो इसी से रिलेटेड मेरे जितने भी जो क्वेश्चंस रहेंगे सबसे पहले इसी से रिलेटेड होंगे, फिर अगला एक नियम है, फिर वो बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको सही से समझाऊंगा। जितने भी इस जिससे रिलेटेड आते रहेंगे एक एक अच्छे से क्वेश्चंस बताऊंगा, चाहे कितनी भी देर लगे, ठीक है ना। सो गाइस, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका मैकेनिक सब्जेक्ट है, उस तक हमारी वीडियो पहुंचाने की आपको फुल कोशिश करनी है, ठीक है, और आपको शेयर करनी है, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।